रात के शायद 11 बज रहे थे। मेरे आलीशान बेडरूम में सिर्फ 0 वॉट के बल्ब की लाल रोशनी जल रही थी। फिजा में मोगरे के इत्र की खुशबू और मेरी भारी सांसों की आवाज घुली हुई थी। मैं अपने मखमली बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। मेरी साड़ी का पल्लू मेरी कमर से हटकर नीचे जमीन पर गिर चुका था। मेरी पीठ, वो गोरी और चिकनी पीठ जिस पर आज तक सिर्फ अकेलेपन की धूल जमी थी, आज पसीने और खुशबूदार तेल से चमक रही थी। और मेरे ऊपर झुका हुआ था विक्की, गांव का सबसे जवान और ताकतवर बॉडी बिल्डर। उसके हाथों की नसें तनी हुई थीं। वो अपनी हथेलियों में गरम तेल मल रहा था। तैयार हो शन्नो रानी? उसकी भारी और नशीली आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और तकिए में मुंह दबाकर कहा, पूछते क्यों हो विक्की? जो करना है करो। आज रात मैं तुम्हारी हूं। मेरा रोम रोम दुख रहा है। इसे ऐसा निचोड़ दो कि सारा दर्द निकल जाए। जैसे ही उसके सख्त और गर्म हाथ मेरी कमर के निचले हिस्से पर पड़े, मेरे मुंह से एक लंबी सिसकियों की आवाज निकल गई। करंट सा दौड़ गया मेरे बदन में। वो मालिश कर रहा था या मेरे बदन के साथ खेल रहा था, मुझे नहीं पता। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शन्नो, 35 साल की एक विधवा औरत, इस जवान लड़के के साथ बंद कमरे में ये क्या कर रही हूं? क्या मेरी मति मारी गई है या मैं चरित्रहीन हो गई हूं? दोस्तों, फैसला करने से पहले मेरी मजबूरी सुन लीजिएगा, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, ये कहानी शुरू हुई थी ठीक 15 दिन पहले। मैं शहर के बड़े अस्पताल में डॉक्टर के सामने बैठी थी। डॉक्टर के हाथ में मेरी रिपोर्ट थी और चेहरे पर मायूसी। शन्नो देवी, उन्होंने चश्मा उतारते हुए कहा, मुझे अफसोस है, आपको ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पर डॉक्टर साहब, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। ये बीमारी ऐसी ही है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। आपके पास मुश्किल से 6 महीने हैं। जो करना है कर लीजिए, जो खाना है खा लीजिए। मैं अस्पताल से बाहर निकली। मैं रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी। 35 साल की उम्र में मौत? मैंने तो अभी जवानी भी ठीक से नहीं देखी थी। 10 साल पहले पति मर गए थे। तब से सिर्फ सफेद साड़ी और समाज के ताने ही मिले थे। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, घुट घुट कर? मैं बस स्टैंड पर बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। एक अनजाना नंबर था। हेलो, क्या मैं शन्नो देवी से बात कर रहा हूं? जी, मेरी आवाज मरी हुई थी। बधाई हो मैडम, मैं लकी जैकपॉट लॉटरी से बोल रहा हूं। आपने पिछले महीने जो टिकट खरीदा था, उस पर 5 करोड़ का इनाम निकला है। मैं सन्न रह गई। 5 करोड़? एक तरफ मौत का फरमान और दूसरी तरफ 5 करोड़ की लॉटरी। भगवान भी मेरे साथ कैसा भद्दा मजाक कर रहा था। मैंने फोन काटा और पागलों की तरह हंसने लगी। लोग मुझे घूर रहे थे। उस पल मैंने एक फैसला किया। मैंने अपनी सफेद साड़ी को देखा। बहुत हो गया शोक, अब और नहीं। अगर मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, तो मैं इन 6 महीनों में वो सब करूंगी जो मैंने पिछले 10 सालों में नहीं किया। मैं जीऊंगी, मैं हंसूंगी और मैं अपनी अधूरी प्यास बुझाऊंगी। मैं सीधा बाजार गई। मैंने लाल, गुलाबी, नीले रंग की महंगी साड़ियां खरीदी, सोना खरीदा, इत्र खरीदा और मेकअप का सामान खरीदा। जब मैं गांव लौटी तो मैं विधवा शन्नो नहीं, बल्कि महारानी शन्नो लग रही थी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। शन्नो की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। कल तक जो लोग मुझे कुलच्छनी और बांझ कहकर बुलाते थे, आज वो मुझे शन्नो जी और भाभी जी कहने लगे। मेरे घर के बाहर लाइन लग गई, पर मेरी नजर सिर्फ उन पर थी जो मेरे अकेलेपन को दूर कर सके। और फिर वो तीनों आए, मेरे 3 शिकारी। पहला था विक्की,
जिम ट्रेनर, बदन ऐसा कि लोहा भी शर्मा जाए। वो हमेशा टाइट टी शर्ट पहनता था जिससे उसकी छाती के बाल दिखते थे। वो मुझे अपनी ताकत से पाना चाहता था। दूसरा था समीर, कॉलेज का लड़का, उम्र मुश्किल से 22 साल, गोरा चिट्टा चॉकलेटी चेहरा। वो मुझे अपनी मासूमियत और मीठी बातों से फंसाना चाहता था। और तीसरा था रंजीत, गांव का सबसे बड़ा गुंडा और रईस ज्यादा, जिसके पास बंदूक और पैसा दोनों था। वो मुझे अपने रुतबे से जीतना चाहता था। मैं जानती थी ये तीनों मुझसे नहीं, मेरे 5 करोड़ से प्यार करते हैं। पर मुझे क्या, मुझे भी तो इनसे प्यार नहीं, सिर्फ मजा चाहिए था। मैंने तीनों को अलग अलग समय पर अपने घर बुलाया और एक खेल शुरू किया। मैंने उनसे कहा, देखो, मैं अकेली हूं, मुझे एक साथी चाहिए जो मुझे सबसे ज्यादा खुश रखेगा। ये 5 करोड़ और मैं दोनों उसके हो जाएंगे। ये सुनते ही उनकी आंखों में जो लालच और हवस चमकी, वो देखने लायक थी। सबसे पहले विकी ने दांव चला। एक दोपहर वो मेरे घर आया। मैं जानबूझकर आंगन में बैठी अपने बाल सुखा रही थी। मैंने एक पतली शिफॉन की साड़ी पहनी थी। विकी आया और मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। भाभी, आज तो कयामत ढा रही हो, उसने अपनी बाइसेप्स दिखाते हुए कहा। मैं मुस्कुराई। क्या करूं विक्की, ये 5 करोड़ का बोझ उठाया नहीं जाता। कमर अकर गई है नोट गिनते गिनते। विकी ने मौका लपक लिया। तो मैं किस लिए हूं? मेरा काम ही है लोगों की अकड़न दूर करना। लाओ, दबा दूं? मैं उसे अपने बेडरूम में ले गई। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, बस पर्दा गिरा दिया। मैं बिस्तर पर लेट गई। विकी ने अपनी जेब से एक तेल की शीशी निकाली। ये खास तेल है भाभी, इससे दर्द भी जाएगा और मजा भी आएगा। उसने मेरे पैरों से शुरुआत की। उसके हाथ बहुत सख्त थे। वो मेरी पिंडलियों को जोर जोर से दबा रहा था। धीरे विक्की, जान लोगे क्या? मैंने जानबूझकर एक कामुक आवाज निकाली। जान तो अभी ली ही कहाँ है भाभी, अभी तो शुरुआत है, वो बोला और उसके हाथ मेरे घुटनों से ऊपर सरकने लगे। कमरे का तापमान बढ़ रहा था। विकी पसीने से तरबतर हो गया था। उसे लग रहा था कि वो मुझे रिझा रहा है, पर असल में मैं उसका इस्तेमाल कर रही थी। थोड़ा और ऊपर, मैंने इशारा किया। विकी का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी सांसें फूल रही थी। वो मेरे करीब झुका। मुझे लगा वो अब मुझे चूम लेगा। तभी मैंने उसे रोक दिया। बस विकी, आज के लिए इतना ही, बाकी का ट्रायल बाद में। विकी तड़प कर रह गया। अरे भाभी, ऐसे बीच में मत छोड़ो। सब्र करो विक्की, 5 करोड़ की बात है, इतनी आसानी से कैसे दे दूं? मैंने उसे भेज दिया। वो जाते जाते मुड़ मुड़ कर मुझे देख रहा था। मुझे हंसी आ रही थी। उसे क्या पता था कि जिस शरीर के लिए वो इतना पागल हो रहा है, वो अंदर से सड़ रहा है। मैं बाथरूम में गई और बेसिन में खून की उल्टी की। दर्द से मेरी जान निकल रही थी। मैंने दवाई खाई और आईने में देखकर कहा, जी ले शन्नो, बस कुछ दिन और। अगले दिन समीर की बारी थी। वो अपनी नई बाइक लेकर आया। शन्नो जी, मौसम बहुत सुहाना है, चलिए ना लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मुझे पता था ये भी एक चाल है, पर मुझे खुली हवा की जरूरत थी। मैं उसके पीछे बैठ गई। समीर जानबूझकर बाइक तेज चला रहा था और बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि मेरा बदन उसकी पीठ से टकराए। और सच कहूं तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। उसकी जवान पीठ की गर्मी मेरे सीने में उतर रही थी। हम गांव से दूर जंगल के रास्ते पर थे कि अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या? समीर ने बाइक रोकी। भीग जाओगी आप, चलो वहां पेड़ के नीचे चलते हैं। हम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। हम दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। मेरी साड़ी मेरे बदन से चिपक गई थी, जिससे मेरा पूरा शरीर झलक रहा था।
समीर मुझे एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, एक भूखा मर्द जाग रहा था। शन्नू जी, वो मेरे करीब आया। आपको ठंड लग रही होगी। हाँ, बहुत, मैंने कांपते हुए कहा। मैं आपको गर्मी दे सकता हूं, उसने कहा और अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रख दिए। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। हम दोनों इतने करीब थे कि बारिश की बूंदें हमारे बीच से नहीं गुजर सकती थीं। उसने मेरे भीगे बालों को मेरे चेहरे से हटाया। उसकी उंगलियां मेरे गालों को छू रही थीं। वो धीरे धीरे मेरे होठों की तरफ झुका। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या मुझे उसे किस कर लेना चाहिए? आखिर मैं मरने ही वाली हूं। तभी बादलों के गरजने की जोरदार आवाज हुई। मैं चौंक गई और पीछे हट गई। नहीं समीर, अभी नहीं, कोई देख लेगा। देखने दो शन्नू जी, दुनिया जले तो जले, हम तो भीगेंगे। उसने फिर कोशिश की। मैंने उसे प्यार से धक्का दिया। चलो, घर छोड़ दो। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो तुम्हारे 5 करोड़ का क्या होगा? समीर मायूस हो गया, पर वो क्या करता? उसे लगा कि वो जीप के करीब है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कैसे ये लोग पैसों के लिए प्यार का नाटक कर रहे हैं। पर मैं भी कम नहीं थी। मैं भी अपनी मौत को भूलकर अपनी हवस और मजे के लिए इनके जज्बातों से खेल रही थी। क्या एक मरते हुए इंसान को यह हक है कि वो जाते जाते अपनी सारी हसरतें पूरी करे, चाहे वो सही हो या गलत? अगर आपको इस कहानी का रोमांच पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तीसरा दिन रंजीत के नाम था। रंजीत बाकियों की तरह नहीं था। वो सीधा मेरे घर शाम को शराब की बोतल और चिकन लेकर आ गया। दरवाजा बंद कर शन्नो, उसने हुकूम दिया। अरे रंजीत जी, ये क्या तरीका है? मैंने नखरे दिखाए। तरीका गया भाड़ में। देख, वो विक्की और समीर बच्चे हैं। तुझे मेरे जैसा मर्द चाहिए जो तुझे संभाल सके। उसने गिलास में शराब भरी और मेरी तरफ बढ़ाया। पी इसे। मैं नहीं पीती। आज पिएगी, मेरे हाथों से। उसने जबरदस्ती मुझे गिलास होंठों से लगा दिया। मैंने थोड़ी सी पी ली। कड़वी थी, पर मेरे अंदर की जलन से कम। रंजीत ने म्यूजिक चलाया और मुझे खींचकर अपने साथ डांस करने लगा। वो डांस कम और मेरे साथ चिपकना ज्यादा था। उसके हाथ कभी मेरी कमर पर होते, कभी मेरे कूल्हों पर। बोल, शादी कब कर रही है मुझसे? उसने मेरी गर्दन पर सूंघते हुए पूछा। जब मेरा मन करेगा, मैंने उसे छेड़ा। तेरा मन तो मैं अभी बना देता हूं। उसने मुझे गोद में उठा लिया और सोफे पर पटक दिया। वो मेरे ऊपर आ गया। उसका भारी भरकम शरीर मुझे दबा रहा था। मुझे दर्द हो रहा था, पर मैंने उफ नहीं की। रंजीत जी, ऐसे जबरदस्ती नहीं। मुझे प्यार चाहिए, हवस नहीं। प्यार व्यार फिल्मों में होता है शन्नो, असली मजा तो इसी में है। उसने मेरा पल्लू खींच लिया। मुझे लगा आज ये नहीं मानेगा। मुझे अपनी बीमारी का नाटक करना पड़ा। मैं जोर जोर से खांसने लगी। पानी, पानी। रंजीत चिढ़ गया। धत तेरी की, क्या हुआ? सांस नहीं आ रही। वो डर गया कि कहीं मैं मर न जाऊं और 5 करोड़ डूब न जाए। वो पीछे हटा और पानी लाया। मैंने उसे वहां से भगा दिया। जाओ यहां से, मुझे आराम करना है। 3 दिन, 3 मर्द और 3 अलग अलग तरह के खेल। मैं थक चुकी थी। मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मुझे पता था कि मेरा अंत करीब है। मैं इस गांव की घुटन और इन लोगों के नाटकों से दूर जाना चाहती थी। मैं आजाद होकर मरना चाहती थी। अगली सुबह मैंने तीनों को एक साथ अपने घर बुलाया। विक्की, समीर और रंजीत। तीनों मेरे ड्राइंग रूम में खड़े थे, एक दूसरे को घूर रहे थे। मैं तैयार होकर सज धज कर आई। मेरे प्यारे आशिकों, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों ने मुझे बहुत खुश किया, पर अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। तीनों की सांसें थम गईं। सबकी नजरें मुझ पर
या मेरे 5 करोड़ पर थीं, मुझे नहीं पता। मैं इस गांव से बोर हो गई हूं, मैंने कहा। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं पहाड़ों में जाना चाहती हूं, मसूरी। वहां की ठंडी हवाओं में, बादलों के बीच मैं अपनी सुहागरात मनाना चाहती हूं। तो सुनो, तुम में से जो मेरे साथ मसूरी चलेगा और वहां मुझे वो सुख देगा जो मैंने आज तक महसूस नहीं किया, ये 5 करोड़ और मैं हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे। तीनों चिल्लाने लगे, विक्की, मैं चलूंगा, मेरी बॉडी देख, तुझे ठंड नहीं लगने दूंगा। नहीं शन्नू जी, मैं चलूंगा, हम रोमांटिक बातें करेंगे। हटो बे, शन्नू मेरी है, मैं ले जाऊंगा अपनी गाड़ी में। मैंने हाथ उठाया, शांत। मैंने अपना साथी चुन लिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। मैं विक्की की तरफ बढ़ी। मैंने उसके गठीले बाजू पर हाथ रखा। विक्की, मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? विक्की का सीना गर्व से फूल गया। उसने रंजीत और समीर की तरफ देखकर एक विजयी मुस्कान दी। अरे शन्नो रानी, संभालूंगा क्या? तुम्हें तो स्वर्ग दिखा दूंगा। समीर और रंजीत जल भुनकर खाक हो गए। वो गुस्से में पैर पटकते हुए चले गए, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने विक्की को इसलिए चुना था क्योंकि वो सबसे ज्यादा लालची और बेवकूफ था। उसे हैंडल करना आसान था। शाम को हम विक्की की कार में बैठकर मसूरी के लिए निकल पड़े। विक्की बहुत खुश था। वो गाने गा रहा था, बार बार मेरा हाथ पकड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी लॉटरी लग गई है। लेकिन मैं खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जानती थी कि ये मेरा आखिरी सफर है। मैंने अपने पर्स में रखी दर्द की गोलियों की शीशी को कसकर पकड़ लिया। विक्की ने मेरे घुटने पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो मेरी जान? बस कुछ घंटे और, फिर होटल का बंद कमरा, तुम और मैं। आज रात तो तबाही मचेगी। मैंने उसकी तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान दी। हाँ विक्की, तबाही तो मचेगी, पर किसके साथ, ये तुम्हें सुबह पता चलेगा। मुझे लगा था कि मैं मजे करने जा रही हूं। मुझे लगा था कि मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मसूरी की उस वादियों में मौत मेरा इंतजार कर रही है। और विक्की, वो सिर्फ मेरा प्रेमी नहीं, बल्कि मेरा काल बनकर मेरे साथ जा रहा था। गाड़ी अंधेरे रास्तों पर बढ़ रही थी और मेरा दिल किसी अनहोनी की आहट से कांप रहा था। क्या होगा मसूरी की उस ठंडी रात में? क्या विक्की शन्नू को वो सुख देगा जिसका उसने वादा किया है, या फिर 5 करोड़ के लिए उसका खून कर देगा? और क्या शन्नू अपनी बीमारी का सच छिपा पाएगी? मसूरी के पहाड़ी रास्तों पर विक्की की कार दौड़ रही थी। बाहर घना कोहरा था और अंदर विक्की की आंखों में हवस की धुंध। वो बार बार मेरा हाथ पकड़ रहा था, चूम रहा था। बस पहुंचने वाले हैं शन्नो, आज की रात इतिहास बनेगी। मैं खामोश थी। मेरे पर्स में मेरी दवाइयों की शीशी खनखना रही थी, जैसे मुझे याद दिला रही हो कि मेरा वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। मुझे ठंड लग रही थी, पर यह ठंड मौसम की नहीं, मेरी अंदरूनी कमजोरी की थी। हम होटल पहुंचे, होटल रॉयल पैलेस, मसूरी का सबसे महंगा होटल। विक्की ने हनीमून स्वीट बुक किया था। कमरे में घुसते ही विक्की ने मुझे गोद में उठा लिया। उसने मुझे गोल वाले मखमली बिस्तर पर पटका। कमरे को लाल गुलाबों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। खिड़की से पहाड़ दिख रहे थे। सब कुछ सपनों जैसा था। विक्की ने वेटर को बुलाकर सबसे महंगी शैंपेन ऑर्डर की। जब वेटर आया, एक दुबला पतला उदास आंखों वाला लड़का जिसका नाम राजू था, तो विक्की ने उसे टिप में 500 का नोट फेंक कर मारा। जा और दोबारा शक्ल मत दिखाना, आज रात हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। राजू ने नोट उठाया, मेरी तरफ एक बार देखा और सिर झुकाकर चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी जो मेरे दिल को छू गई, पर विक्की का शोर मेरे कानों में गूंज रहा था।
विकी ने दरवाजा लॉक किया। उसने शैंपेन खोली और 2 गिलास भरे। लो जान, पियो, आज तो नशा करना ही है। मैंने घूंट भरा। विकी ने अपना गिलास एक सांस में खाली कर दिया। वो अब बेकाबू हो रहा था। उसने अपनी शर्ट उतार फेंकी। उसका गठीला बदन, जिसके लिए मैं पागल होने का नाटक कर रही थी, अब मेरे सामने था। वो मेरे करीब आया। उसने मेरे बालों में उंगलियां फंसाईं। शन्नो, तुम नहीं जानती मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। वो 5 करोड़, मतलब तुम मुझे आज मिल ही गई। उसकी जुबान फिसल रही थी। उसके लिए मैं और 5 करोड़ एक ही थे। उसने मुझे किस करना शुरू किया। उसके हाथ मेरे बदन पर बहुत सख्ती से चल रहे थे। मुझे दर्द हो रहा था, पर मैं मुस्कुरा रही थी। मुझे अपना खेल पूरा करना था। विकी, मैंने उसे रोका। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो पूरी रात बाकी है। मुझसे अब सब्र नहीं होता शन्नो। लाओ, पहले मुझे वो वादा पूरा करो। कौन सा वादा? विकी ने अपनी पैंट की जेब से कुछ मुड़े हुए कागज निकाले। ये शादी के पेपर्स हैं, और ये रहा वो वसीयतनामा जो तुमने बनवाया था। इस पर साइन कर दो कि तुम्हारे बाद सब मेरा है। फिर देखो मैं तुम्हें कैसा स्वर्ग दिखाता हूं। मैं समझ गई। अरे विकी, अभी तो हम जिंदा हैं, मरने की बात क्यों? अरे साइन कर दो ना यार, मूड मत खराब करो। वो चिढ़ गया। उसने पेन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पेन लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या मैं सही कर रही थी? क्या ये लड़का सच में मेरे आखिरी पलों का साथी बनने लायक है? मैंने साइन करने का नाटक किया। अभी नहीं विकी, पहले मुझे खुश तो करो। क्या पता तुम वो कर भी पाओ या नहीं। मैंने उसे चुनौती दी। विकी की मर्दानगी पर बात आ गई। उसने कागज फेंके और मुझे दबोच लिया। अब देख तू, आज तुझे वो मजा दूंगा कि तू नाम भूल जाएगी अपना। वो मेरे ऊपर था। उसका वजन मुझे दबा रहा था। वो मेरे कपड़े खींचने लगा। तभी अचानक मेरे सीने में एक बहुत तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। मेरी सांस अटक गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आह! मेरे मुंह से चीख निकल गई। विकी रुका नहीं। अरे क्या हुआ? अभी तो शुरू भी नहीं किया, अभी से चीख रही हो? विकी, हटो, मुझे दर्द। मैं हांफने लगी। मुझे खांसी आई और खांसी के साथ मेरे मुंह से खून का एक फव्वारा निकला जो सीधा विकी के नंगे सीने पर जा गिरा। विकी झटके से पीछे हटा। ये क्या है? खून? मैं बिस्तर से नीचे लुढ़क गई। मेरा पूरा शरीर ऐंठ रहा था। मुझे लगा मेरा अंत आ गया है। विकी, मेरी दवा पर्स में है, प्लीज दे दो। मैंने हाथ फैलाकर भीख मांगी। पानी, दवा। विकी वहीं खड़ा था। वो अपने सीने पर लगे खून को पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, घिन थी। तू बीमार है? वो चिल्लाया। तुझे क्या हुआ है? कैंसर, मैंने मुश्किल से कहा। मैं मरने वाली हूं, दवा दे दो। ये सुनते ही विकी के चेहरे के भाव बदल गए। वो हैरान हुआ। फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रूर और शैतानी मुस्कान आ गई। कैंसर? मरने वाली है? वो हंसा। अरे, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो फालतू में इतनी मेहनत कर रहा था तुझे पटाने की। वो मेरे पास आया, पर दवा देने नहीं। उसने जमीन पर पड़े वो कागज उठाए। अच्छा हुआ तूने बता दिया। अब साइन कर दे चुपचाप। विकी, मैं मर रही हूं। पानी। मेरा गला सूख रहा था। पानी बाद में मिलेगा, पहले साइन कर, वरना यहीं तड़पा तड़पा के मारूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती पेन थमा दिया। मैं उसकी असलियत देख चुकी थी। मैंने पेन फेंक दिया। नहीं करूंगी, तू जानवर है। विकी को गुस्सा आ गया। उसने मुझे एक लात मारी। हरामजादी, नखरे दिखाती है।
उसने मेरा पर्स उठाया। उसमें से कैश, मेरी सोने की चेन और वो हीरे की अंगूठी जो मैंने पहनी थी, सब नोच लिया। ठीक है, मत कर साइन। तू वैसे भी आज रात मर जाएगी। मैं ये कैश लेकर जा रहा हूं। सुबह होटल वाले तेरी लाश उठा लेंगे। वो मुड़ा। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं उस ठंडे फर्श पर अकेली थी। मुंह से खून बह रहा था, आंखों से आंसू। 5 करोड़ की मालकिन एक घूंट पानी के लिए तरस रही थी। दोस्तों, दौलत इंसान को खरीद सकती है, पर इंसानियत नहीं। विकी ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। उस पल मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं गलत लोगों में प्यार ढूंढ रही थी। क्या मेरा अंत ऐसे ही होना लिखा था? एक बंद कमरे में तड़पते हुए अकेले? मेरी आंखें बंद हो रही थी, सांसें उखड़ रही थीं। तभी दरवाजा धीरे से खुला। शायद विकी ने हड़बड़ाहट में लॉक नहीं किया था। मैम, साहब तो चले गए, क्या मैं सफाई? वही वेटर राजू अंदर आया। जैसे ही उसने मुझे जमीन पर खून में लथपथ देखा, उसके हाथ से ट्रे छूट गई। मैम! वो दौड़कर मेरे पास आया। उसने मुझे सहारा देकर उठाया। मैम, क्या हुआ? खून, पानी, मैंने फुसफुसाया। राजू ने तुरंत पानी का गिलास मेरे मुंह से लगाया। उसने मेरी दवा की शीशी ढूंढी और मुझे गोली खिलाई। वो मुझे छोड़कर भागा नहीं। उसने अपनी गंदी यूनिफॉर्म की परवाह किए बिना मुझे बिस्तर पर लिटाया। मेरे मुंह से खून पोंछा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। वो फोन की तरफ भागा। नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकता। बस मेरे पास बैठो। मुझे अकेले मरने से डर लगता है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। एक अनजान वेटर, जिसे मैंने देखा तक नहीं था, वो मेरे लिए रो रहा था। सुबह होते होते दवा ने असर किया। मेरी सांसें थोड़ी स्थिर हो गईं। मैंने आंखें खोली। राजू वहीं था, कुर्सी पर बैठा, जाग रहा था। तुमने मुझे क्यों बचाया राजू? मैंने पूछा। राजू ने जो जवाब दिया, उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मैम, मेरी बीवी पिछले साल कैंसर से मर गई। मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज के। वो मेरी बाहों में तड़प कर मरी थी। कल रात जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा मेरी बीवी वापस आ गई है। मैं उसे नहीं बचा पाया। सोचा शायद आपको बचा लूं। इंसानियत का कोई मोल नहीं होता मैम। उसकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास 5 करोड़ थे, पर विक्की जैसा जानवर मिला। राजू के पास कुछ नहीं था, पर उसका दिल सोने का था। तुम्हारी कोई औलाद है राजू? मैंने पूछा। जी मैम, एक बेटा है 6 साल का, गोलू। वो चल नहीं सकता, दोनों पैर खराब है। उसी के ऑपरेशन के लिए यहां नौकरी कर रहा हूं, पर 2 लाख रुपए चाहिए। पता नहीं कब जुड़ेंगे। 2 लाख? मैं 5 करोड़ ऐशो आराम में उड़ाने निकली थी, और यहाँ एक पिता अपने बेटे के पैरों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। मुझे अपने 5 करोड़ पर, अपनी जवानी के घमंड पर, अपनी मूर्खता पर इतनी घिन आई कि मैं बता नहीं सकती। 2 दिन बाद मेरी हालत में थोड़ा सुधार था। मैंने राजू से कहा, मुझे मेरे गांव ले चलो और अपने बेटे गोलू को भी साथ ले लो। राजू हैरान था, पर उसने मेरी बात मानी। हम गांव लौटे। विक्की ने पूरे गांव में खबर फैला दी थी कि मैं मसूरी में विक्की के साथ मजे कर रही हूं और शायद वहीं बस गई हूं। वो मेरे घर पर कब्जा करने की फिराक में था। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, उन्हें लगा उन्होंने भूत देख लिया। विक्की का चेहरा सफेद पड़ गया। शनो, तू जिंदा है? मैं धीरे धीरे चलकर उनके पास गई। मेरे साथ राजू था, जिसकी गोद में उसका अपाहिज बेटा गोलू था। हाँ विक्की, मैं जिंदा हूं,
तेरा पाप इतना कमजोर था कि मुझे मार नहीं सका। ये कौन है? रंजीत ने राजू की तरफ इशारा किया। ये मेरा नया वारिस है, मैंने ऐलान किया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मैंने विक्की की तरफ देखा। तूने मुझे उस होटल के कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया था ना? मेरे गहने, मेरे पैसे चुराकर भागा था ना? विक्की हकलाने लगा। नहीं, झूठ, ये झूठ बोल रही है, ये पागल हो गई है। चुप! मैंने एक जोरदार थप्पड़ विक्की के गाल पर मारा। मैंने वकील को बुलाया, जो मैंने रास्ते में ही बुला लिया था। मेरी ये हवेली, मेरी जमीन और लॉटरी के बचे हुए 4.5 करोड़ रुपए, सबकी सांसें थमी हुई थीं। मैं इस शहर के अनाथ और विकलांग आश्रम के नाम करती हूं, और जब तक ये आश्रम नहीं बनता, ये हवेली राजू और उसके बेटे गोलू का घर होगी। राजू इस ट्रस्ट का मैनेजर होगा। तीनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। निकल जाओ यहां से, मैंने दहाड़ कर कहा। विक्की ने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो शन्नो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह किया है तूने। पुलिस आ रही है, चोरी और जान से मारने की कोशिश के जुर्म में। पुलिस की जीप आई और विक्की को ले गई। समीर और रंजीत अपनी जान बचाकर भाग गए। उस दिन के बाद हवेली का माहौल बदल गया। मैंने राजू के बेटे गोलू का ऑपरेशन करवाया। जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में जो चमक थी, वो मेरे लिए 500 करोड़ से भी बड़ी थी। मैंने अपने बचे हुए 3 महीने उसी हवेली में उन अनाथ बच्चों के बीच बिताए। विक्की की वो रात, वो मालिश, वो हवस, सब एक बुरा सपना लगता था। असली सच तो गोलू की वो हंसी थी। एक दिन मैं अपनी छत पर बैठी थी। राजू मेरे लिए चाय लाया। मैम, आप ना होती तो हमारा क्या होता? मैंने मुस्कुराकर कहा। मैं ना होती तो कुछ नहीं होता राजू, पर अगर तुम ना होते तो मैं एक अय्याश औरत बनकर मरती। तुमने मुझे इंसान बनकर मरने का मौका दिया। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी प्यार और सुख ढूंढते रहते हैं, कभी जिस्म में, कभी पैसों में। पर यकीन मानिए, जो ठंडक किसी के आंसू पोंछकर कलेजे को मिलती है, वो दुनिया के किसी भी एसी कमरे में नहीं मिल सकती। अगर आपको लगता है कि मैंने अंत में सही फैसला लिया, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानियां खत्म हो सकती हैं, पर अच्छे कर्मों का असर कभी खत्म नहीं होता।